नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत करेंगे जिसमें से आज पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात से जुड़ी। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती से जुड़ी, जहां हसन नसरुल्लाह को शहीद बताया है। और तीसरी खबर हरियाणा से है, जहां राहुल गांधी रथ से चुनावी यात्रा करेंगे। चौथी खबर होगी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां नक्सलियों के लिए लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 5 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं। पांचवी बड़ी खबर जो होगी वो छत्तीसगढ़ से होगी, जहां कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। चलिए तो शुरुआत पहली बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर हमें जुड़ने का अवसर मिला। आज ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है, मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। कारण यह है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। उन्होंने कहा कि मन की बात इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। आमतौर पर एक धारणा ऐसी घर कर गई कि जब तक चटपटी बातें ना हो, नकारात्मक बातें ना हो, तब तक उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। चलिए इस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी दिल्ली से इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरीके से मन की बात के 10 साल पूरे, 10 साल में इतने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना, उनकी बात लोग सुनते हैं, उस कार्यक्रम को इतनी लोकप्रियता मिली है और उसी की खुशी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जताई है और उन्होंने एक ये भी कहने की कोशिश की है कि जो चिट्ठियां आई हैं उनके कार्यक्रम के लिए या उनसे बात करने के लिए, उनके संदेश पहुंचाने के लिए, उसे वो खुद पढ़ा करते हैं। तो बहुत सारी बातों का आज जिक्र हुआ। जी हाँ राखी, जिस तरह आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को संदेश देते हुए यानी संबोधित करते हुए जिस तरह 10 साल के कार्यकाल का जिक्र किया है, जिस तरह 10 साल जो है मन की बात के कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देश की कलाकृतियों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। कलाकृतियों को लेकर काफी प्रशंसा जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मन की बात कार्यक्रम को लेकर पिछले 10 वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से जो है लोगों की चिट्ठियां आ रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पढ़ते हैं और उनके जवाब देते हैं, उससे काफी प्रशंसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में खास करके कहा है कि मन की बात संबोधन के जरिए लोगों से जिस तरह संपर्क किए जाते, देश की जनता को से अपनी मन की बात की जाती है और जिस तरह देश की जनता मन की बात को सराहने ले रही है, पसंद कर रही है। इसके अलावा कलाकृतियों की, देश की कलाकृतियों की भी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है देश की कलाकृतियां जो विदेश में भी हमारी प्रशंसा उनकी की जाती है। आज जो देश ने कलाकृतियों के माध्यम से अपनी कला को विदेशों में दिया है, आज वो ही कलाकृतियां जो है वापस लौटकर देश को वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए देश को संबोधित किया है। बिल्कुल इरफान, जहां तक इस पूरे कार्यक्रम की बात है, जिन कलाकृतियों का जिक्र किया गया है, खुशी तो होगी क्योंकि 10 साल का सफर भी हो गया, 10 साल के कार्यक्रम को भी हो गया, नवरात्रि लग रही। उन्होंने कहा जब शुरुआत की थी तो विजयदशमी का दिन था और आज जब पूरा हो रहा है तो नवरात्रि का पहला दिन पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन निकल कर आया इस कार्यक्रम का, जनता से उनके कनेक्शन का, ये जो मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है, इसके और क्या मायने निकालें? ये सिलसिला यूं ही आने वाले समय तक ऐसे ही चलता रहेगा माना जाए? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह जिक्र किया है कि जब मन की बात शुरू हुआ था, विजयदशमी का जो था त्योहार चल रहा था और अब फिर विजयदशमी आने वाली है, 10 वर्ष पूरे हो गए। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा जताई है। मैं आपको बता दूं कि कलाकृतियों को लेकर और बात करें कि धनतेरस को या अन्य त्योहारों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा जताते हुए 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर को संबोधित करते हुए बधाई दी है। बधाई का पात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है देश की जनता है। जिस तरह से संबोधन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्ष पूरे होने पर अपनी सरकार के जिस तरह से कार्यकालों को गिनवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं प्रशंसा देखने को मिल रही है।
बिल्कुल इरफान, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मन की बात के 10 साल पूरे हो गए हैं और वो खुद जो चिट्ठियां उन तक पहुंचती है उसे पढ़ा करते हैं। काफी खुशी उन्होंने आज इस मौके पर जाहिर की है। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ने शुक्रवार रात बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर मिसाइल हमला किया, जिसमें हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी जैनब समेत 6 लोग मारे गए हैं। इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इजरायली हमलों में मारे गए हसन नसरुल्लाह को शहीद बताया है। महबूबा मुफ्ती ने शोक के रूप में आज अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। महबूबा ने अपने रविवार के सभी चुनाव प्रचार अभियान भी रद्द करने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि लेबनान और गाजा के मारे गए लोगों, विशेषकर हसन नसरुल्लाह की मौत पर एकजुटता दिखाने के लिए मैं चुनाव प्रचार कैंपेन रद्द कर रही हूं। हम इस अपार दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। चलिए उस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है या वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, नसरुल्लाह का मारा जाना और उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया जाना, क्या ये ठीक बात है? मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि लगातार ये जो हमला हुआ, ये जो तमाम बातें आई हैं निकलकर और कनेक्शन उसका देखिए, क्या ये ठीक होगा? कल शाम से ये सानिया हुआ है कि इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट लिखा है कि महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह के सरबराही को शहीद करार दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि हम लबनान और फलस्तीन के हिमायत में इतवार के रोज हम मुहिम नहीं चलाएंगे। उसके साथ साथ कुछ महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कुछ शिया लीडरों ने भी जो चाहे जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, चाहे जो और किसी पार्टी में है, उन्होंने ये भी कहा कि हम कल जो आज प्रचार का आखिरी दिन है, जो आखिरी फेज है, आखिरी दिन भी आज प्रचार का है कि आज मुहिम नहीं चलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि खासकर जो महबूबा मुफ्ती ने फलस्तीन और लबनान का हिमायत करते हुए कहा कि हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, क्या लगता है उनके इस स्टेटमेंट के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद जो एक मैसेज दे रही हैं, उन्होंने अपने सारे चुनाव प्रचार जो हैं, जो कार्यक्रम है, उनको रद्द कर दिया है, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या प्रभाव इस वक्त आप इसका देखेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी है? जी राखी जी, मैं आपको बता दूं कि उसने कल जो मैसेज दे दिया है कि यहाँ के शिया कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, वहाँ पे कुछ सीटें हैं यहाँ जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा, जो आखिरी फेज में कुछ शिया कम्युनिटी के कुछ सीटें यहाँ पे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने करने की कोशिश की है कि कल जो मुहिम है, जो आखिरी दिन का मुहिम है, मतलब आज वो इन्होंने पोस्टपोन किया है, रद्द कर दिया गया है कि साफ नजर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती ने इन लोगों के साथ वो खड़े भी हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि हम शिया कम्युनिटी के लोगों के साथ, इसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग हैं, आगर ओला जो मेंबर पार्लियामेंट में, उसने भी कल प्रोटेस्ट किया है बड़गाम एरिया में, या कल मैंने कई जगहों पे प्रोटेस्ट भी देखे, खासकर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है। जी बिल्कुल, चलिए एजाज, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सभी चुनावी रैलियां महबूबा मुफ्ती ने रद्द कर दी हैं और कहीं ना कहीं नसरुल्लाह को एक शहीद का दर्जा उन्होंने दिया है। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार है। चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा हलकों की चुनावी यात्रा करेंगे, यानी कि रथ की यात्रा वो करेंगे। और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी यात्रा हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। जिन इलाकों में राहुल गांधी की जनसभा हो चुकी है, उसके अलावा सभी क्षेत्रों से चुनावी यात्रा गुजरेगी और जीतने की संभावना वाली सीटों को फोकस करते हुए भी उतारकर रूट मैप तैयार किया गया है। अगले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी अलग से भी हरियाणा में चुनावी सभा करेंगी। चलिए, और उस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार है, राहुल गांधी की एक रथ यात्रा होनी है मुझे लगता है, और भारत जोड़ो में जिस तरह से एक सिनेरियो उनका दिखा था, वैसे ही हरियाणा में वो एक यात्रा को प्लान कर रहे हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी की भी कई सभाएं होनी हैं। तो जो तैयारी है, ये जो मेगा प्लान बना है, और इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं और कितना इसको सफल आप कांग्रेस की तरफ से देख पा रहे हैं हरियाणा में?
संजय, जिस तरीके से कांग्रेस का मेगा प्लान बनकर तैयार हो गया है, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक यात्रा का पूरा प्लान है। 30 तारीख से इसकी शुरुआत हो जानी है, इसके बाद फिर प्रियंका गांधी की कई सभाएं होनी है। तो ये जो मेगा प्लान है, ये जो कांग्रेस की तैयारी है हरियाणा के लिए, कितना सफल देखते हैं और कितना माहौल वहां पर किस तरह की और तैयारियां हैं? जी, जैसे हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें आई, कांग्रेस की बढ़त हुई है, उसी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हरियाणा में जनसभाएं होने जा रही हैं, जहां से ये लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। वहां इनकी जो है रैलियां होंगी कांग्रेस। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से ये पूरी तैयारियों के बारे में आप बता रहे हैं, कांग्रेस का एक हरियाणा में एक वजूद मैं समझने की कोशिश करूं, और लगातार अभी लोकसभा के इलेक्शंस में भी हमने कई सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स देखी थी किस तरीके से उन्होंने गेन किया। अब यहां पर बात ये होती है कि देखिए, मुख्य फाइट जो होती है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच की होती है। तो यहां ये जो एक तैयारी है, ये जो मेगा प्लान है, इसको कितना सफल आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस का, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी अचानक असम में पहुंचे थे, हरियाणा के असम में, और वहां जब राहुल को अपने बीच लोगों ने देखा तो लग रहा है कि इस तरीके से राहुल का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, अब राहुल का क्रेज बढ़ रहा है और इस यात्रा को भी भारत यात्रा 2 का पार्ट जो नाम दिया जा रहा है। संजय, एक छोटा सा सवाल और है। लगातार जिस तरीके से देखिए हरियाणा में तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी है और कांग्रेस, और अब ये जो कांग्रेस अपनी एक मेगा यात्रा निकालने की जो तैयारी में है, प्रियंका गांधी भी जिसमें शामिल होंगी। मुख्य रूप से मुद्दों की मैं यहां पर बात करूं, क्योंकि आप नजदीक है वहां से, वहां की आओ हवा को समझ पा रहे होंगे कि किसका पड़ला भारी दिखता है। जी, आपकी बात, जो कांग्रेस की जो हवा चल रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और कहा जाता है कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है, तो हुड्डा को यहाँ भारी मुख्यमंत्री रूप में देखा जा रहा है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो उनका पड़ला भारी दिखता है, लेकिन ये हरियाणा की जनता तय करेगी कि आखिरकार क्या करना है आने वाले इलेक्शन में और किसको जिताना है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी में विस्फोट से 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना तारेम पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है और ये जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना तारेम पुलिस थाना क्षेत्र के तहत हुई है, जब सुरक्षाकर्मियों का एक दल इलाके में चिन्नेगलुर सीआरपीएफ शिविर से विस्फोटकों को हटाने का काम पर निकला था और आईईडी का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने विस्फोटक से जुड़ा एक तार देखा। अधिकारी ने बताया कि जब वो तार से जुड़े बम की तलाश कर रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवानों को बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवान नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी बीजापुर से कुशल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, जिस तरीके से जो जवान घायल हुए हैं और लगातार ये जो पूरा एक घटनाक्रम सामने आया है, इस वक्त की क्या अपडेट है? और क्योंकि गश्त के लिए टीम निकली थी, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, कब उसको वहां पर लगाया गया होगा, कितना वक्त हुआ होगा, क्या कोई ऐसे इनपुट पहले नहीं मिले थे? क्या अपडेट इस वक्त की? जी, बताना चाहूंगा। बीजापुर जिले के तरन थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ 153 बटालियन के जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। तभी नक्सलियों के तरफ लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से 5 जवान घायल हो गए। 5 जवानों में 2 जवान की स्थिति गंभीर है और सभी जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर रेफर कर दिया गया। बिल्कुल, क्या कोई इनपुट निकलकर अभी सामने आया है? क्या कुछ पता चल पाया है कि जो आईडी लगाया गया था, ये जो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, क्या कोई अपडेट मिल पाई है? इसके पीछे कौन था? जांच पड़ताल तो लगातार क्योंकि जारी होगी इसके लिए। जी, निश्चित ही सुरक्षा बल के जवान उस एरिया का संघन सर्चिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बीजापुर जिले में लगातार नक्सलियों पुलिस ने नक्सलियों के सर्चिंग के लिए निकली हुई है और लगातार मुठभेड़ भी हो रहे हैं। और जब जवान निकलते हैं तो नक्सली को सूचना मिलने पर जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सली आईडी बम लगाते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज सवेरे 8 बजे जब जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे, तभी नक्सलियों ने एक आईडी लगा रखा था, जिसके चपेट में आने से 5 जवान घायल हो गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि बीजापुर जो एरिया है, वहां पर लगातार इस तरह के इनपुट मिलते ही रहते हैं और उसी की ये एक बानगी देखने को मिली है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जवानों का इलाज
जारी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में प्रदेश कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का तीसरा दिन है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में प्रदेश में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के तीसरे दिन रोहासी से यात्रा शुरू होकर ग्राम उड़ान पहुंचेगी, जिसके बाद लटेरा से होते हुए ग्राम खरतोरा तक पहुंचेगी। बता दें कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है। आज की यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज की यात्रा 30 किलोमीटर की होगी। युवा कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल के 1000 कार्यकर्ता स्थायी रूप से साथ में पदयात्रा कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा से जनता में एक नया संदेश आ रहा है। प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताने में हम सफल हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जिस जिस क्षेत्र में न्याय यात्रा जा रही है उस रास्ते की पूरी गांव की जनता इस न्याय यात्रा को स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। हमारा मकसद प्रदेश को शांति की ओर वापस लाना है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होने वाले हैं, एक यात्रा की बात होती है और दीपक बैज ये यात्रा निकाल रहे हैं, इन तमाम चीजों की क्या तैयारियां हैं, क्या मकसद है और कितना इसको कांग्रेस की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में हम सफल देखें? राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समय आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी और अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। लगभग बताना चाहूँ कि 5 दिनों की पूरी यात्रा है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और यात्रा में बताना चाहूँ कि रोहासी, उड़ान और लटेरा खरतोरा जैसे ग्राम है जहां से यात्रा होते हुए निकलेगी। और इस पर अधिक बात करने के लिए मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जिनसे आज बात करें कि क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर के। अमित जी, क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर के? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य पुनः सामाजिक समरसता और शांति स्थापित करना है। जिस प्रकार से आपने देखा कि बलौदाबाजार की दुखद घटना हुई, उसके बाद कवर्धा की घटना हुई, लगातार इस प्रदेश में पिछले 9 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जनता को के मन में डर पैदा कर रही है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को ऐसे सरकार संभाल नहीं पा रही है, वो रुक नहीं रही है। और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के आह्वान पर कांग्रेस ने ये पदयात्रा निकाली है। और निश्चित तौर पे आप देखिए कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार गिरफ्तारी से निकले हैं और वहां से जन सैलाब उनके साथ आ रहे हैं, गाँव में जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार से जनता भी त्रस्त हो चुकी है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि ये जो सरकार आई है उससे कानून व्यवस्था समझ नहीं रही है और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं अपराधगढ़ बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। तो इन सब बातों को लेकर और छत्तीसगढ़ हमेशा से समरसता का सामाजिक समरसता का अभेद गढ़ रहा है। और जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ घटनाएं हो रही हैं, उसे उन सबको देखते हुए हमने जनता की डिमांड पे उनकी हक की आवाज को बुलंद करने के लिए हमने ये पदयात्रा निकाली है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो यात्रा है वो 5 दिन की लगातार पदयात्रा की जा रही है और आज यात्रा का तीसरा दिन है। पीसीसी चीफ दीपक बैज यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज की यात्रा में खास यह भी है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यात्रा में शामिल होने लगे, क्योंकि बीते दिनों हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर भी आ रहे थे और आज यात्रा में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि प्रदेश की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जो कांग्रेस और कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं फ्रंट डोर पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के प्रदेश की सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से एक यात्रा निकालने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है, मजबूती के साथ कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। और फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।